Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So after the three-dimensional geometry chapter has been over, we are left with two chapters. First one is LPP, जिसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, एंड द अदर वन इज प्रोबेबिलिटी. So linear programming problem is an easy one and is a short one. Probability is a little bit of difficult one and also the lengthiest one. Okay ना? Lengthier one as compared to LPP. तो हम अभी हमारे पास समय है ना, इतना ज्यादा मतलब वो पैनिक करने की जरूरत नहीं है. तो हम समय में ऐसा चैप्टर उठाएंगे जो थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि फिर जब समय नहीं रहेगा तो फिर पैनिक होगा. पैनिक होगा तो उस टाइम ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. अभी समय है तो हम प्रोबेबिलिटी समझेंगे. ठीक है, पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में. अबाउट द क्लास ट्वेल्थ प्रोबेबिलिटी, अगर किसी के स्कूल में हुआ है, पहले बताओ. किसी के भी स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है ना? बोलो. क्या नाम है? लक्ष्य. किसी के भी स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है. किसी के भी स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है. मतलब क्लास ट्वेल्थ की प्रोबेबिलिटी यूं कहें अभी तक किसी ने पढ़ी ही नहीं है. तो वो बेस्ट है वैसे तो, क्योंकि अगर स्कूल में स्टार्ट हो जाती है और बाद में यहाँ पे करते हैं तो स्कूल में ऑलरेडी दिमाग का दही हो चुका होता है इस चैप्टर में. तो फिर यहाँ आते आते ना बच्चा एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले बना देता है कि यार ये तो मुझसे नहीं होगी, ये मेरे बस की बात नहीं है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्लास में बैठते हैं ना तो फिर जो चीज आनी होती है वो भी नहीं आती. चलो, तो पहले से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास ट्वेल्थ है ना, आपको लगेगा कि हाँ यार सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, अभी भी अंडर कंट्रोल है, अंडर. अचानक से पता नहीं कब, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, है ना. और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगेगा कि सर ये हो क्या रहा है इस चैप्टर में. ठीक है. तो द मेन थिंग इज दैट कि हम डेली जो भी चीज पढ़ाई जा रही है ना उसको पकड़ के रखें, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. शुरू के एक दो टॉपिक्स आपको काफी इजी लगेंगे, आपको लगेगा कि सर हाँ ठीक है, अच्छी है प्रोबेबिलिटी, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा कुछ ऐसे, क्योंकि क्या है प्रोबेबिलिटी, आप सब जानते हो क्या है, लॉजिक बेस्ड. टोटल चैप्टर क्या होता है? लॉजिक बेस्ड. तो लॉजिकल चीजें जब हम करते हैं ना तो मजा भी आता है. तो शुरू के एक दो एक्सरसाइज में तो मजा आएगा, लेकिन फिर जब टॉपिक्स नए नए इंट्रोड्यूस होंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे जो अभी से पहले नहीं सीखे हमने, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एट द लास्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना. तो पकड़ के चलना है. ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्लास ट्वेल्थ की स्टार्ट करने से पहले, अच्छा प्रोबेबिलिटी का मतलब तो सबको पता है. क्या होता है प्रोबेबिलिटी मतलब? संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी. क्योंकि हम क्लास ट्वेल्थ में आ चुके हैं, क्लास नाइन्थ से करीब करीब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? या उससे भी पहले से हो तो पता नहीं है, बाकी नाइन्थ से तो होती ही होती है. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी की थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. तो हमने क्लास नाइन्थ में प्रोबेबिलिटी सीखी थी सबसे पहले, राइट? देन क्लास टेंथ में आ गए, उसमें भी थी, राइट? आजकल तो शायद नाइन्थ से हटा दी गई है नए कोर्स में, लेकिन हमने तो सीखी होगी ऑब्वियसली जब हम नाइन्थ में रहे होंगे. और क्लास इलेवेंथ में भी तो थी प्रोबेबिलिटी, थी ना? ठीक है. तो देखो, क्लास नाइन्थ में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है, इट इज बेस्ड ऑन इम्पैरिकल अप्रोच. व्हाट अप्रोच? इम्पैरिकल बोल दो, एक्सपेरिमेंटल बोल दो. इम्पैरिकल बोल दो या फिर एक्सपेरिमेंटल बोल दो, या फिर आप यूं भी कह सकते हो प्रैक्टिकल बोल दो, प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है. इस अप्रोच से प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है. भाई एक एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है. बड़ी ही बिल्कुल लेमन स्टडी से इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बिल्कुल इजी लैंग्वेज से. पहले क्या सीखा था और अभी क्या सीखना है, ठीक है ना. क्लास ट्वेल्थ में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल अप्रोच. क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल या क्लासिकल अप्रोच, या फिर यूं कहें फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच. फाइन. ठीक है. फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच. और क्लास इलेवेंथ में जो लास्ट ईयर करीब करीब बच्चे इतना सीरियसली नहीं लेते, तो प्रोबेबिलिटी आई थी लेकिन इतना ज़्यादा सीरियसली शायद आपने भी नहीं लिया होगा. तो वो प्रोबेबिलिटी थी एक्सियोमेटिक अप्रोच, अगर आपने ध्यान दिया हो तो. किस अप्रोच से थी वो वहां पे? एक्सियोमेटिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो पहले तो इन्हीं में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें. ठीक है. सपोज करो मैं आपसे भी पूछता हूं कि मुझे बताओ एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आने के क्या चांसेस हैं? 1/2. बड़ा ही सरल सा आपने आंसर दिया. प्रियांशु, 1/2 आपने किस बेसिस पे बोला? नंबर ऑफ इवेंट्स दो हैं, ठीक है.
और आगे क्या, फेवरेबल आउटकम्स वन है, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये एक फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, टू सम इवेंट, टू सम पर्टिकुलर इवेंट, राइट, जैसे अभी मैंने हेड आना एक इवेंट बोला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला यूज करके आपने 1/2 बताई, बोलो। तो आपको पता है आपने ये जो आंसर दिया, लेट्स से उस इवेंट का नाम ई रख देते हैं, इवेंट्स को हम जनरली ई एफ जी एच इनसे डिनोट कराते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल टू इवेंट ई लिख देता हूं यहाँ पे, फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये जो भी आपने आंसर दिया 1/2, ये आपने क्लास 10th के बच्चे के हिसाब से दिया। ये जो आंसर दिया आपने, ये थ्योरेटिकल या क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से था, राइट। किसके हिसाब से था, थ्योरेटिकल क्लासिकल फॉर्मूला बेस्ड। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि सब सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको एक चाहिए, दो नीचे लगाओ, एक ऊपर लगाओ, 1/2 आंसर आएगा, ये थ्योरी कहती है, राइट। अब आप क्लास 9th के अप्रोच से सोचो इस सवाल को, आपने क्लास 9th के बच्चे से पूछा कि एक सिक्के को उछालें तो हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो उसने नहीं सीखी है ये थ्योरी और ये सब कुछ नहीं सीखी है, वो प्रैक्टिकल है। ज्यादा छोटे बच्चे ना ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, याद रखना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो प्रैक्टिकल, अभी आपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनसे कभी आप बात करते हो तो मोर प्रैक्टिकल अप्रोच बताते, कई बार उनको लगता है यार ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा। तो आपने क्लास 9th के बच्चे से पूछा ना कि बता हेड आने के क्या चांसेस है, वो कहेगा सिक्के में हेड आने के चांस, ला सिक्का मेरे को दे। सिक्का दे दिया आपने उसको, वो 10 बारी उछाल के देखेगा, और 10 बारी उछालने के बाद उसकी 7 बारी हेड आया और 3 बारी टेल आया, उसने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उसके 7 बारी क्या आया, हेड, और 3 बारी क्या आया, टेल। हमने क्या पूछा था, हेड आने के चांस, तो वो 1/2 नहीं कहेगा, वो 7/10 कहेगा। क्या कहेगा, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट कितनी बार करके देखा, 10 बार, और उसमें से उसके हेड कितनी बार आए, 7 बार। तो उसको नहीं पता थ्योरी क्या है इसके पीछे, उसने उसने प्रैक्टिकल करके देखा कि यार सर ये सिक्के में कुछ ना कुछ है और इसमें हेड आने के चांसेस ज्यादा है, इसमें 7/10 है। ओके। हम जैसे बचपन में क्रिकेट सबने खेला होगा, तो टॉस करते थे, तो टॉस करते थे तो हमने ये बहुत सारी अप्रोच हम लगाते थे कि यार इस सिक्के में हेड ज्यादा आता है, इस सिक्के में टेल ज्यादा आता है ना, कुछ ऐसा 13 वाला सिक्का था उसमें हेड ज्यादा आता है, ये सब हम करते थे नहीं करते। तो हम कौन सी थ्योरी लगाते थे वहां पे, हम प्रैक्टिकल करके देखते थे यार इस सिक्के में, हम पहले रफली उछाल के आके देख लेते थे यार इसमें हेड ज्यादा आता है, इसमें हेड मांगियो, उसमें टेल ज्यादा आता है, उसमें टेल मांगियो। करते थे नहीं करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। तो एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहती है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, और कोई भी एक्सपेरिमेंट जब एक से ज्यादा बार रिपीट कर किया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट को ट्रायल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रायल। क्या बोला जाता है। तो यहां पे अगर हम फॉर्मूला क्रिएट करें इस वाली अप्रोच से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स, नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने ट्रायल्स आपने टोटल किए, उसमें से आपके फेवरेबल ट्रायल्स कितने हुए। समझ गए क्या, समझ गए। तो ये हो जाता है इधर का फॉर्मूला। हालांकि उस अप्रोच को अपन 9th क्लास में ही छोड़ के आ चुके हैं, हमने 10th से जो अप्रोच पिक करी है इसी को हमने 11th में कंटिन्यू किया, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, लेकिन ये भी एक अप्रोच होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार पता नहीं कहाँ से ऐसे अचानक से क्वेश्चन आ जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट को इतनी बार रिपीट किया और ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है ना, अब बताओ कि ऐसा अब हो तो क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने 10 बार कॉइन को उछाला, 7 बारी हेड आया, 3 बारी टेल आया, तो अब 11वीं बार उछालूंगा तो क्या चांसेस है हेड आने के, तो आप पिछले 10 के एक्सपीरियंस को उठा के 11वीं की प्रोबेबिलिटी बताओगे। समझ गए क्या, क्लियर है। वैसे देखा जाए तो यूज होनी चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच 9th वाली, लेकिन हम 10th के बाद से फिर 9th वाली अप्रोच छोड़ देते हैं। एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं, कोई बैट्समैन है, ठीक है, वो 10 मैचेस में से 9 बारी सेंचुरी मारता है, ये तो है उसके पुराने आंकड़े, लेकिन पिछले 20 मैचों से उसने एक भी सेंचुरी नहीं मारी, ये है आज की बात। तो कायदे से तो बैट्समैन पिक नहीं होना चाहिए ना, उसके आंकड़ों के हिसाब से तो पिक नहीं होना चाहिए ना। भाई साहब वो तो मारता है, उसका उसका चलो ऐसे ले लो, उसकी स्ट्राइक रेट है, उसकी स्ट्राइक रेट है 130 की, ये तो उसके पुराने आंकड़े हैं। लेकिन पिछले 20 मैचों से तो उसकी स्ट्राइक रेट 50 की भी नहीं है, तो कायदे से वो पिक होना चाहिए क्या। अगर हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के हिसाब से चलें तो पिक नहीं होना चाहिए, पुराने 20 ट्रायल में उसका परफॉर्मेंस कैसा था। लेकिन अगर अपन थ्योरेटिकल अप्रोच के हिसाब से चलें तो वो पिक होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है कि साहब ये तो शतक मारता है हर 10 में से 9 मैच में, इसके आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है दो डिफरेंट अप्रोचेस। अब क्या करना होता है, इन जनरल लाइफ हमको इन दोनों का मिक्सचर कम करना होता है। ठीक है ना, समझ गए। कभी आपको थ्योरी लगानी पड़ती है, कभी प्रैक्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी चले अपन एक्सियोमेटिक अप्रोच जो क्लास 11th में सीखी थी।
ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है कि दुनिया में इवेंट्स ऐसे नहीं होते कि चलो सिक्का उछाला या कॉइन उछाला। दुनिया में अप्रोच क्या, इवेंट्स क्या होते हैं, एक साथ, मतलब मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, एक अकेला इवेंट नहीं होता, क्या होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करो, ये शायद आपके 11th में क्वेश्चन भी बन के आया होगा शायद एग्जाम्पल में, कि सपोज करो एक कॉइन उछालना है आपको, क्या उछालना है, एक कॉइन उछालना है। अगर हेड आया तो दोबारा उछालना है, टेल आया तो डाइस उछालना है। ये सवाल तो सबके आया होगा ना, क्लास 11th में आया था ना, कि अगर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉइन उछालो, क्या उछालो, एक कॉइन उछालो। कॉइन उछालेंगे तो दो चांसेस हैं, दो केसेस हैं, या तो हेड आना या फिर टेल आना। फिर वो क्या कहता है, अगर हेड आता है तो कॉइन को ही दोबारा उछालो, तो अगेन हेड और टेल आने की चांसेस हैं। तो अब जो आउटकम होगा उसको मैं हेड नहीं कहूंगा, हेड हेड कहूंगा। क्या कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हेड आ चुका है, दोबारा हेड आया, और अब जो आउटकम होगा उसको क्या कहेंगे, हेड टेल। क्या कहेंगे, हेड टेल। क्यों, क्योंकि एक पहले हेड आया था, दोबारा बार उछालने में क्या आया, टेल आया। फिर वो क्या कहता है कि अगर फर्स्ट टाइम में ही टेल आ जाए तो आप डाइस उछालो, कॉइन मत उछालो, क्या उछालो, डाइस। तो डाइस कैसे आता है, 1 2 3 4 5 6, और इसके पॉसिबल आउटकम्स ये होते हैं। तो पहले टेल आ चुका है तो इस आउटकम को क्या कहेंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6। समझ आया। तो अब मुझे बताओ, सवाल ये है कि डाइस पे 3 आने के क्या चांसेस हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है, डाइस पे 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डाइस पे 3 आने वाला आउटकम आपको दिख रहा है सबको, कहां दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या, ठीक है। अब अपन कैसे निकालेंगे डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी। देखो, जब कॉइन को उछाला तो हेड और टेल आने के चांसेस क्या कहते हैं, 1/2 1/2। ये तो आप क्लास 10th की अप्रोच से, इस फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अब जैसे सपोज करो एक इंसान के दो बेटे, एक बेटे के तो दो ही बेटे, एक बेटे के 6 बेटे, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशियो में चलेगा। तो ये 1/2 तो डिवाइड होगी दो में, तो 1/2 को दो में डिवाइड करेंगे तो 1/4 और 1/4। लेकिन ये 1/2 6 में डिवाइड होगी, तो 1/2 को 6 में डिवाइड करो जरा, 1/12, 1/12 एंड सो ऑन अप टू 1/12। इन सबको जोड़ने के बाद 1 बनना चाहिए, याद रहे। तो जोड़ो, 1/4 1/4, इन सबको जोड़ोगे आप, जोड़ के देख लेना तो वापस 1 बनेगी बनेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव 1 से किया है तो वापस ऐड होके भी वो 1 ही बनेगी। तो अब मुझे बताओ डाइस पे 3 आने की चांसेस क्या है, आंसर क्या है इसका, 1/12। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये है एक्सियोमेटिक अप्रोच। ये क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच कुछ बातें और भी कहती है, एक्सियोमेटिक अप्रोच कुछ बातें और भी कहती है कि अगर आप मल्टीपल इवेंट्स कर रहे हो बच्चों, तो आपको अगर दो इवेंट्स एक साथ कराने हैं तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने क्या कहा, डाइस पे 3 आना, तो डाइस पे 3 आने के लिए कॉइन पे टेल आना पड़ेगा, कॉइन पे टेल आना पड़ेगा और डाइस पे 3 आना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी इन जनरल क्या होती है, कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी इन जनरल क्या होती है, तो 1/2 इंटू 1/6 भी 1/12 होता है, होता है क्या। तो अगर दो इवेंट साथ में कर रहे हो तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, कई बार हम ऐसे भी आंसर पूछते हैं कि डाइस पे 3 आना और डाइस पे 5 आना, मतलब आप जीतोगे कब, जब डाइस पे 3 आएगा या डाइस पे 5 आएगा, इन दोनों केसेस में आप जीत जाओगे। तो आपकी जीतने की संभावना कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर देंगे। भाई अगर कोई ऐसा इवेंट है कि या तो ये होगा या वो होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। और लग जाए बीच में, ओ आर, और का मतलब प्रोबेबिलिटी की दुनिया में प्रोबेबिलिटी को प्लस करना होता है, एंड लग जाए तो एंड का मतलब क्या होता है, इनटू करना। ठीक है। तो ये सारी थ्योरी कौन देता है हमको, क्लास 11th की एक्सियोमेटिक अप्रोच। क्या और कौन कौन सी थ्योरी दी इसने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी दी। उसके बाद जैसे T3 लाना है आपको, तो टी आने की प्रोबेबिलिटी सब जानते हो क्या होता है, 1/2। 3 आने की डाइस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो दोनों लाने, दोनों काम होने मतलब, तो 1/2 इंटू 1/6 1/12, यहाँ से भी मिल रहा है वहां से डिस्ट्रीब्यूट करके भी मिल रहा है। तो ये थ्योरी भी हमको कौन देता है, एक्सियोमेटिक अप्रोच, जो हमने क्लास 11th में सीखी। तो ये तो आज तक अपन ने पिछले 2 3 सालों में प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या जाना है, क्या सीखा है, वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है। अब चलें फाइनली क्लास 12th में क्या सीखना है। ये अभी तक 12th की स्टार्ट नहीं करी, पहले क्या हुआ वो रिवाइज करना जरूरी है। नहीं, नया एपिसोड आता है तो पुराना रिकैप करना जरूरी है, अब तक स्टोरी में क्या हुआ, तब जाके अगली एपिसोड में इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है। स्टार्ट करें क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी। ओके। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, 5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मेजर क्यों करते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। किसी की पॉसिबिलिटी, हाँ, निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी मेंशन, लेकिन पॉसिबिलिटी निकालनी क्यों,
एप्लीकेशन क्या है इसका रियल लाइफ में? देखो पूरी दुनिया तो क्रिकेट मैच नहीं खेलती ना। प्रैक्टिकल लाइफ सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोबेबिलिटी का यूसेज क्या है? और अगर हम क्रिकेट मैच में सोच रहे हैं जीतने की संभावना, तो वो तो फिर बैटिंग हो गई। वो तो बैटिंग हो गई, तो सारी दुनिया तो बैटिंग नहीं करती, और करना भी बुरी बात है। तो प्रैक्टिकल रियल लाइफ जो हम ट्रेडिशनल काम करते हैं हमारे डे टू डे में, जैसे मान लो कि आपका दुकान, आपकी दुकान का काम है, आपकी मंडी का काम है, आपके किसी और स्टोर का काम है, तो ये जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्या यूसेज है? टू लोअर डाउन द रिस्क। टू लोअर डाउन द रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं। अब अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम भी प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं। अब देखो एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचो, सपोज करो कोई कोई बिल्डर है। बिल्डर समझते हो, बिल्डिंग्स बनाता है। जैसे मान लो अभी आप जाओगे, जाते ही रहते होंगे जयपुर, तो जगतपुरा और इस साइड बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है। तो वो एक आदमी तो नहीं बनाता, वो ग्रुप ऑफ पीपल बनाता है, कंपनीज बनाती है, तो बिल्डिंग्स बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो मटेरियल आता होगा, लाइक सीमेंट, लाइक रोड़ी बजरी, या जो भी ब्रिक्स, ये सारा सीमेंट, ये जो भी मटेरियल है, ये बल्क में आता होगा? भले कंटेनर के कंटेनर आते होंगे। ऐसा ना एक कमरा बनाना है कि एक ट्रॉली लिया। ये तो हम लोग करते हैं, हमारा मकान बनवाते हैं, जब एक कमरे का काम पहले करवा लिया, फिर पैसे इकट्ठे हुए दूसरे का करवा लिया। ये मैंगो मैन करता है जनरली। लेकिन जो बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, हालांकि पैसा उनके पास भी नहीं है, पर वो मार्केट से उठाते हैं ना। कुल मिला के उनका काम कैसा होता है कि वो क्या करते हैं, बल्क में चीज मंगाते हैं। अब सपोज करो बल्क में 1 करोड़ रुपए का कंटेनर उठवा लिया, पटकवा दिया। पटकोगे तो जमीन पे ही, कमरे में तो नहीं डालोगे। और बारिश आ गई, तो हो गया ना सत्यानाश, पूरा सीमेंट खत्म। तो वो सीमेंट उठा के डालने से पहले अपनी प्रोबेबिलिटी मेजर करेगा, कैसे भी करे, कि आज बारिश आने के क्या चांसेस हैं, या अगले कुछ दिनों में बारिश आने के क्या चांसेस हैं। समझ गए क्या? और उस रिस्क को कम करते करने के हिसाब से वो एक्शन, वो डिसीजन लेगा। वो डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेगा। या मानो सपोज करो कि बड़ा बिल्डर है। अब बड़ा बिल्डर है तो उसका हेडक्वार्टर्स मान लो मुंबई दिल्ली में है। जो मेन जो डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ बैठते हैं, मुंबई में या दिल्ली में बैठते हैं। अब मान लो उसके अलग अलग ऑफिस है, उसके जयपुर में भी ऑफिस है। तो जयपुर में उसने मैनेजर रख रखा है, अलग अलग ऑफिस में उसने क्या रख रखा है, अलग अलग शहरों में अपने अपने मैनेजर अपॉइंट किए हुए हैं। इधर का मैनेजर कॉल करता है डायरेक्टर्स को कि साहब आप बिल्डिंग में ये काम होगा, तो आप इतना सीमेंट भिजवा दो या पास करो, तो फिर हम मंगवाएं, जो भी है साइन तो नहीं के चलेंगे। तो अब वो उनसे पूछता है कि तेरे एरिया में बारिश आने के चांसेस बता। अगर तो तेरे एरिया में बारिश आने के चांसेस हैं 80%, तो मैं क्या कर दूंगा, तेरे को हाल फिलहाल छोटा कंटेनर ही भेजूंगा। भेजूंगा तो सही, क्योंकि एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, बिजनेस करने के लिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर तेरे वहां पे चांसेस हैं 50%, तो मैं थोड़ा और बड़ा कंटेनर भेजूंगा। तेरे वहां पे चांसेस 5% ये बारिश होने के अगले कुछ दिनों में, तो तू जो कह रहा है उतना माल में बेच दूंगा। तो उसने अपना डिसीजन कैसे लिया, प्रोबेबिलिटी की मेजरमेंट के हिसाब से। अगर उसका मैनेजर ऐसे कहता कि सर अभी तो बारिश होने की संभावना नहीं है, या इतनी खास नहीं है, तो वो मैनेजर को कहता खास नहीं है और नहीं है की डेफिनेशन बता, यानी नंबर दे मुझे, नंबर 50%, 45%, मैथमेटिकल नंबर चाहिए मुझे। मुझे अच्छी है नहीं है ऐसी लेमन लैंग्वेज वाली नहीं चाहिए। तो उसको मेजर करना पड़ा उस संभावना को। अब वो कैसे भी करे, कोई इक्विपमेंट यूज करे, कोई गूगल वेदर यूज करे, जो भी यूज करे, वो उसकी समस्या है। लेकिन उसने जब अपने डायरेक्टर्स को एक नंबर दिया कि 50%, 40%, 30%, उस हिसाब से उन जो डायरेक्टर्स ने एक डिसीजन लेके उतना सीमेंट वहां पे भिजवाया, जो भी किया। ठीक है, क्लियर है। अब ये काम हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मान लो किसी का मंडी का काम है, वो स्टॉक करते हैं, स्टॉक करते हो ना, जैसे सरसों उतर वाली, ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है, निराई में बहुत सारे लोग करते हैं। अब सरसों ऐसे कैसे उतरवा लोगे, आप चेक नहीं करोगे कि आज बारिश आने के चांसेस कितने, करोगे ना? करोगे ना? या फिर चलो और कुछ नहीं, सरसों के भाव ऊपर नीचे कब होंगे, वो मेजरमेंट कैलकुलेट करके आप डिसीजन लोगे नहीं लोगे? तो रियल लाइफ में भी हम बहुत सारी जगह पे प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, बस हमको पता नहीं है कि हम करते हैं। ठीक है, बस हमको पता नहीं है, करते हैं। हाउस होल्ड्स, डेली हाउस होल्ड्स में भी होता है, आज घर की बाई आने के कितने चांसेस हैं? क्या चांसेस है कि आज बाई काम करने आएगी नहीं आएगी? साहब उसके घर में तो शादी है, 10% चांस है। तो जो माताएं बहनें हैं वो सुबह से ही लग जाती हैं घर में काम करने के लिए। वो सुबह को उठते ही काम काज में लग जाती है। उठते ही पूछते हैं भाई आज क्या हुआ, शुरू से कैसे, आज बाई नहीं आएगी। तो शुरू से ही लग जाओ साहब, कब कोई कपड़े धोने में लग गया, कोई बर्तन धोने में लग गया, और पता है कि हाँ आज बाई आने के चांसेस हैं, तो आराम से उठेंगे, टीवी देखेंगे, नाश्ता करेंगे। तो एक्शन जो डिसीजन लिया, वो कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के हिसाब से लिया ना, लिया कि नहीं लिया, समझ गए? चलो जी, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ यूसेज। अभी इस साल जो सवाल है ना हमारे, वो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड ज्यादा है।
पिछले 9th 10th 11th में ऐसे सवाल थे जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड कम थे कि सिक्का उछालो डाइस उछालो, क्यों उछालू भाई, फ्री बैठाऊंगा मैं जो सिक्का उछालू डाइस उछालू। ठीक है, लेकिन क्लास 12th के सवाल जो है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ से सिनेरियो से कनेक्टेड ज्यादा मिलेंगे अब आपको इस साल। ठीक है, अब आप आने दो सवाल, फिर अभी पहली एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा हाँ यार ऐसा दो सिचुएशन हमारे रियल लाइफ में होती है। ठीक है, अब चलो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला टॉपिक इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आज का हमारा भी टॉपिक रहने वाला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्ली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड टॉपिक इज बेस थ्योरम, बेस की स्पेलिंग है BAYES, बेस थ्योरम। उस आदमी का नाम बेस पूरा है, BAYES ही आदमी का नाम है जिसने ही थ्योरम दी है, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगता है, बेस, बेस की थ्योरम है ना। फोर्थ वन इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक जो शायद कट चुका है, टॉपिक का नाम तो दे देता हूं, बर्नौली ट्रायल्स। और आप चेक करो 5 में से कितनी एक्सरसाइजेस हैं जो हैं और या फिर कट गई है। मेरे हिसाब से बर्नौली ट्रायल्स मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद कट गया है। और ऑब्वियसली 5 एक्सरसाइजेस हैं, 5 टॉपिक्स हैं, तो 5 ही एक्सरसाइजेस हैं, 13.1, 13.2, 13.3, 4 एंड 5। बर्नौली नहीं है ना, हाँ वही मुझे याद आ रहा था कि शायद कट गया है। हाँ अब वो छोटे मोटे टॉपिक तो कहीं ना कहीं निकल के आएंगे ना, ये तो मेन मेन टॉपिक बताया। अब जैसे बेस थ्योरम के अंदर ही टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा। ठीक है, बेस थ्योरम के अंदर ही क्या निकल के आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो अलग से टॉपिक नहीं है, इसी के साथ कनेक्टेड है। जो आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में निकल के आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे मेन मेन टॉपिक हो गए, जिसमें से आप कह रहे हो बर्नौली ट्रायल्स हैज बीन ओमिटेड, तो उसको रखेंगे हम साइड में। फोर्थ भी नहीं है, रैंडम वेरिएबल नहीं है। चलो अब ये देखते हैं हमारी बुक के अंदर, देखते हैं कितनी एक्सरसाइज, उससे पता चल जाए। और फिर ऑब्वियसली एक मिसलेनियस एक्सरसाइज तो होती है, सबका कॉम्बिनेशन। टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, शुरू करें। पहला टॉपिक ऑफ क्लास 12, यहां से प्रोबेबिलिटी की उड़ान भर ली हमने क्लास 12 की। ठीक है, क्या डिस्क्लेमर दिया था पता है ना, पता ही नहीं चलेगा कि कब चीज कॉम्प्लिकेट हो गई, तो पकड़ के चलिएगा। सो पहला टॉपिक इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 13.2 जो आपके सेक्शन है आपकी बुक में, फर्स्ट टॉपिक, ये फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 13.1 का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया यहाँ से। एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। ठीक है, टू स्टार्ट विद जो उन्होंने एनसीईआरटी एग्जांपल दिया है, उसी एग्जांपल से मैं भी स्टार्ट करता हूं। पहले टॉपिक को एग्जांपल से सीखेंगे, फिर एक कोई अप्रोच क्रिएट करेंगे या कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके पास। अब कुछ कुछ टर्म्स ऐसे ही हैं बेटा जो आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं साथ के साथ रिपीट करते चलूंगा। जैसे सैंपल स्पेस, ये टर्म सुनी होगी आपने, ये प्रोबेबिलिटीज के चैप्टर से कनेक्टेड कुछ टर्म्स हैं। तो सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है पता है, बोलो। एक होता है सैंपल स्पेस, एक होता है इवेंट स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट। उससे पहले ये बताओ एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या फर्क होता है। एक्सपेरिमेंट, अब इसको जनरल लाइफ से मत कनेक्ट करना एक्सपेरिमेंट और इवेंट को कि सर मेरे घर में लेडी संगीत चल रहा है, इवेंट है वो। ठीक है, वो वाला इवेंट नहीं कह रहा हूं, है ना, इवेंट मैनेजर वाला इवेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से रिलेटेड इवेंट का मतलब क्या होता है और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो बोलो एक्सपेरिमेंट इवेंट में क्या डिफरेंस है, तभी समझ आएगा सैंपल स्पेस इवेंट स्पेस में क्या डिफरेंस। बोलो गिरीशिका। एक्सपेर ठीक है, कॉइन को उछाला मतलब हेड और टेल को कैसे उछालेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो आउटकम मुझे चाहिए वो। ठीक है, तो करीब करीब सही आंसर है। देखो, जो जैसे सपोज करो मैंने कॉइन को उछाला, तो कॉइन को उछालना तो एक्सपेरिमेंट है, कॉइन का उछालना तो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। उसमें से हेड का आना इवेंट है, उसका उसमें से हेड का आना, भाई कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो सारे इवेंट्स। अब उनमें वो इवेंट कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा डाइस का उछालना, तो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना। इवेंट ये भी तो हो सकता है इवन नंबर आना, ओड नंबर आना। इवेंट ये भी तो हो सकता है प्राइम नंबर आना, कंपोजिट नंबर आना। इवेंट ये भी तो हो सकता है 3 से बड़ा नंबर आना, 2 से छोटा नंबर आना। तो उनके आउटकम्स से रिलेटेड कोई एक छोटा सा हैपनिंग मैंने बना दी, उसको बोलते हैं इवेंट। और जो ओवरऑल वारदात वहां पे घटित हुई, जो घटना वहां पे घटित हुई, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। अब बताओ सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस। तो देखो पूरी जो वारदात घटित होगी उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जो वारदात घटित हुई इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको अपन ने एक एक एलिमेंट डाल के उसको एक सेट में पैक कर दिया। सेट सब समझते हैं, सेट्स, ठीक है, मैथमेटिकल सेट्स जो होते हैं उसमें पैक कर दिया करली ब्रेसेस में, और उसको रोस्टर फॉर्म लिख दी भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो कहलाता है सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस इज ए सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किस ओ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली इवेंट स्पेस भी एक सेट है, बट इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट के आउटकम्स उठाएगा ये, और वो सारे आउटकम्स उठाएगा सैंपल स्पेस इवेंट स्पेस। डन, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलो जी, अब देखो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया है, टॉसिंग थ्री फेयर कॉइन्स। ओके, फेयर का मतलब है वो बायस्ड नहीं है, वो कॉइन क्या है हर तरीके से ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें हेड आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं या टेल आने के चांसेस कम रहते हैं। ये चीजें हम नाइन्थ में छोड़ के आ चुके हैं कि इसमें ये चांसेस ज्यादा है, अब अपन टेंथ क्लास से हमेशा फेयर चीज उठाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच छोड़ चुके हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच हमने टेंथ से उठा ली। अच्छा, टॉसिंग थ्री फेयर कॉइन्स, ध्यान से सुनिएगा, टॉसिंग थ्री फेयर कॉइन्स या टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स, दोनों एक ही बात होती है, पता है आपको। टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स या टॉसिंग थ्री फेयर कॉइन्स एक साथ साइमल्टेनियसली, एक ही बात होती है भाई। एक ही सिक्के को तीन बार उछालो या तीन सिक्के एक साथ उछालो, एक ही बात होती है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। समझ आया क्या? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उछालो। ठीक है, सपोज करो मैंने तीन सिक्कों को एक साथ उछाला, गिर गए वो, गिर गए तो अब उनके ऊपर जो भी दिख रहा है वो एक आउटकम है। तो वो आउटकम कैसा हो सकता है, हेड टेल हेड ऐसा हो सकता है। वो आउटकम कैसा हो सकता है, टेल टेल हेड ऐसा भी हो सकता है। वो आउटकम कैसा हो सकता है, हेड 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 ऐसा भी हो सकता है। तो ये आउटकम्स की आपने देखे, मतलब स्ट्रक्चर देखा कैसा हो सकता है आउटकम्स। अब आप एक ही कॉइन को तीन बार उछालो, जैसे एक कॉइन को उछाला उसका आउटकम रिकॉर्ड किया, दोबारा उछाला उसका फिर से आउटकम रिकॉर्ड किया, फिर तीसरा उछाला फिर आउटकम रिकॉर्ड किया, तो अब फाइनल आउटकम वापस आपका उसी स्ट्रक्चर में आ गया, हेड 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 या टेल टेल हेड, क्योंकि आपने रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही बात होती है कि एक कॉइन को तीन बार उछालें या तीन कॉइन्स को एक साथ उछालें। ओके, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो जो थ्योरी इसके हिसाब से चलेगी वही थ्योरी इसके हिसाब से चलेगी। तो तीन कॉइन को एक साथ उछालने में ये सैंपल स्पेस बनेगा। बोलो, इस सैंपल स्पेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो पहला जो आउटकम है उसमें तीन हेड्स हैं, साथ में यूं भी कह सकता हूं जीरो टेल्स हैं, कह सकता हूं। अगले जो तीन आउटकम्स हैं उसमें दो तो हेड्स हैं सब में, बोलो, और एक टेल है या नहीं है, बोलो। उससे अगले जो तीन आउटकम है उसमें क्या है, एक ही हेड है और दो टेल्स हैं। और आखिरी जो आउटकम है उसमें एक भी हेड नहीं है और सारे के सारे टेल्स हैं। तो उसके आउटकम को भी अपन ने और रीडिफाइन कर दिया। तो देखो कैसे किया, तीन हेड से दो हेड हुए, दो हेड से एक हेड हुआ, एक हेड से जीरो हेड हुआ। तो ये चीज तो घट रही है और यहाँ पे ये चीज बढ़ रही है, जीरो टेल से वन टेल, वन टेल से टू टेल, टू टेल से थ्री टेल। समझ आया? क्लियर है? तो हमने आउटकम्स को थोड़ा सा रिडिफाइन कर लिया। अब सवाल सुनना मेरा, इवेंट ई है गेटिंग गेटिंग थ्री हेड्स। इवेंट ई क्या है, गेटिंग थ्री हेड्स, तीन हेड्स का आना एक इवेंट है। ठीक है, मान लो तीन हेड्स आते हैं तो आप जीत जाते हो, तो आपकी जीतने की संभावना पूछ रहा है, मतलब तीन हेड्स आने की संभावना पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कैसे निकालोगे, या क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, 1/8। कैसे निकाला ये आपने, कि इन आठ आउटकम्स में से एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें तीन हेड आ रहे हैं, ये पहला वाला, तो आप इसमें क्या लिख दोगे, वन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। ऐसे ही निकालोगे 1/8, बोलो। अच्छा जी, अब एक और इवेंट लेना आप एफ। अब ये सब अब मैं आपको बता रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज है कि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। तो मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आए, इस चीज को आप भी समझें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो चुका है यहां से कहीं ना कहीं, तो पकड़ के रखना और ध्यान से पूरा फोकस करना है ना। प्रोबेबिलिटी अब एफ इवेंट है, एफ इवेंट ये है कि एटलीस्ट टू हेड्स अकर, एटलीस्ट टू हेड्स अकर, कम से कम दो हेड आते हैं, ये एफ इवेंट है।
तो अब ई को तो भूल जाओ, अब ई को तो भूल जाओ, अब एफ पे आ जाओ। तो एफ आने की संभावना बताओ ध्यान से सोच के, कि कम से कम दो हेड तो आने ही चाहिए। तो कम से कम दो हेड किस किस में आ रहे हैं, एक, तीन आ रहे हैं, तो कम से कम दो तो आए ना। इन तीनों में भी कम से कम दो हेड है, लेकिन इस केस में एक ही हेड है, और इस केस में तो हेड ही नहीं है। तो एक, दो, तीन, चार, ये आउटकम्स काउंट नहीं होंगे और इधर के चार आउटकम्स काउंट होंगे। तो 4/8 हो जाएगा बताओ। और 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब सवाल सुनना मेरा। मैंने कहा तीन हेड्स आने की संभावना बताइए, और एक शर्त कह दो या एक हिंट कह दो। एक हिंट देता हूं मैं आपको एक हिंट देता हूं कि कम से कम दो हेड तो आते ही हैं। वो कोई नहीं ऐसा है कि उसमें कम से कम दो हेड तो आना तय है। कम से कम दो हेड आना तो तय है। अब बताओ तीन हेड आने की संभावना। इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तब निकालना जब कोई कंडीशन गिवन हो। जनरल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना भाई, बस पूछ लिया और बता दिया। किसी कंडीशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालना। अब आप मानते हो कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होती है अगर कोई कंडीशन गिवन हो? होगी ना? अफेक्ट होगी ना कोई कंडीशन गिवन हो। जैसे मैंने कहा आज आयुष के आने के क्या चांसेस हैं, आपने कहा कि 10%। मैंने कहा कि आपको एक हिंट देता हूं, आपको एक हिंट देता हूं कि वंश और लक्ष्य आज नहीं आएंगे। आप कहोगे 0% है, फिर तो वो भी नहीं आए। तो जैसे ही मैंने एक दूसरा इवेंट का हिंट दिया, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? मैंने कहा कि दोनों आ रहे हैं, सर 100% वो भी आ रहा है। ओके। तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप प्रोवाइडेड दैट करके एक दूसरी कंडीशन दे दो कि ये काम होता है या नहीं होता। नहीं होना भी एक इवेंट ही है। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी मैं नीचे से एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो। गेटिंग थ्री हेड्स, गेटिंग थ्री हेड्स प्रोवाइडेड दैट मतलब अब मैं शर्त रख रहा हूं या कंडीशन रख रहा हूं या हिंट दे रहा हूं, कुछ भी नाम दे दो आप इसको। प्रोवाइडेड दैट ये वाली चीज एटलीस्ट टू हेड्स अकर। तो ये जो नीचे इवेंट रखा हुआ है ना, ये है कंडीशनल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको लिखते कैसे हैं और निकालते कैसे हैं? इसको लिखते कैसे हैं, और जो चीज पूछी जाए, जो चीज पूछी जाए, गेटिंग थ्री हेड्स पूछी जा रही है, इसको तो हम रखेंगे ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में। और जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है या हिंट है कि होती ही होती है, उसको हम रखेंगे नीचे और पी लगा देंगे। और इसको रीड प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ नहीं करते, इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। कैसे रीड करते हैं इसको? ई ऑन एफ। ई ऑन एफ कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। ई ऑन एफ का मतलब हो गया ई की संभावना बताओ, प्रोवाइडेड दैट एफ हो चुका है या होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एफ होता ही होता है, एफ इवेंट होता ही होता है। अब बताओ ई के चांसेस। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में भी अफेक्ट हो जाएगी। कैसे? आपको क्या हिंट मिल गया कि साहब दो हेड्स तो आते ही आते हैं, दो हेड्स तो आते ही आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, दो हेड्स हैं क्या इसमें बताओ? कम से कम दो हेड्स तो आते ही आते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका सैंपल स्पेस जो है पहले से छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। भाई ये तो अब होगा ही नहीं ना, दो हेड्स इन चारों में तो है ही नहीं। आपको किसी ने हिंट दिया कि दो हेड्स तो आते ही आते हैं, तो आप इन चारों को क्यों लोगे? अब आपका सैंपल स्पेस केवल इतना सा रह गया। तो आंसर बताओ, पहले एक आठ में से एक था, अब आंसर क्या हो जाएगा? चार में से एक। तो आंसर आपका 1/4, यानी पहले से प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। पहले प्रोबेबिलिटी क्या आंसर आ रही थी गेटिंग थ्री हेड्स की? 1/8। आज भी ये प्रोबेबिलिटी गेटिंग थ्री हेड्स की ही है, पर एक शर्त के साथ है। आज भी ये प्रोबेबिलिटी उसी चीज की है जिसकी पहले थी, बट आज की तारीख में एक शर्त के साथ है वो प्रोबेबिलिटी की, प्रोवाइडेड दैट ये काम होता है, उसके रिलेटेड इर्द गिर्द एक इवेंट है जो 100% अकर होता है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बताओ मुझे? 1/4। जैसे आप केबीसी सब देखते होंगे, चार ऑप्शन देते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, ए बी सी डी। तो सपोज करो आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर सी होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर आपने एक लाइफ लाइन यूज करी 50-50, उससे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हट गए, तो अब सी के चांसेस बढ़ गए 1/2। क्योंकि अब आपके पास टोटल केसेस दो ही रह गए, पहले टोटल केसेस कितने थे? 1/4। तो अब आपके चांसेस थे 25% जीतने के, अब आपके चांसेस कितने हो गए? 50% जीतने के। समझ गए? क्लियर है? सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे भी समझ लो, एक हिंट दे दें,
या यूं भी याद रख सकते हैं कि सैंपल स्पेस को श्रिंक करके छोटा कर देना और अब फिर प्रोबेबिलिटी पूछना, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। ओके। कई बुक्स में या कई जगह ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है, ई ऑन एफ को ई ऐसे ऑब्लिक एफ, तो ये भी वही है, ये भी वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ या ई बाई एफ या कुछ भी रीड करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोवाइडेड दैट एफ हैज अकर्ड, ऐसे भी रीड कर लो। अब सुनो, इसको निकालने का तरीका सुनो, फॉर्मूला सुनो। इसको निकालने का तरीका कतई ये नहीं है जो मैं अब लिख रहा हूं, देखना स्क्रीन पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, स्क्रीन पे देखो प्रियांशु, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस चीज को निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल भी ये नहीं है कि ई ऑन एफ पूछा है तो ई की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी कर दें, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी का। समझ गए? तो इसके फॉर्मूले को डिस्कस करें, मैं एक्चुअली फॉर्मूला क्या है इसका। तो इसका फॉर्मूला ये ना करके थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं मैं, ये इसका फॉर्मूला है। ऊपर आप ई मत लिखो, ऊपर क्या लिखो, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो। क्या लिखो? अब पकड़ के रखना, देखो कॉम्प्लिकेट होना शुरू हुआ है मामला ना। क्या है ऊपर? ई नहीं है, क्या है ऊपर? ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ की साथ में होने की संभावना को एफ की होने की संभावना से डिवाइड करेंगे, तब जाके ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी। अब अभी जनरल बातचीत कर रहे थे तो ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी? 1/4। अब इस फॉर्मूला से निकाले 1/4 कैसे निकलती है, निकाले। देखो, ई और एफ की साथ में होने की संभावना, ई क्या है? 3 हेड्स आना। ई क्या है? 3 हेड्स आना। चलो मुझे बताओ, इवेंट ई का इवेंट स्पेस क्या बनेगा? इवेंट स्पेस मतलब ई से फेवरेबल आउटकम्स बताओ कौन कौन से यहाँ पे। इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम्स बताओ। एच एच एच, ओनली एक ही है, बोलो। ठीक है, एफ के फेवरेबल आउटकम्स बताना जरा। 2 हेड्स का आना किस किस में आ रहा है? अगले 3 इवेंट्स में आ रहा है, अगले 3 आउटकम्स में आ रहा है। एच एच टी, 2 हेड्स किस किस में आ रहे हैं, चेक करो। एच टी एच, आगे बोलो। अच्छा, एटलीस्ट कह रहा है ना, हाँ सही है, तो फिर तो एच 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 भी आएगा। एटलीस्ट में तो 3 हेड्स भी शामिल होंगे ना, ये चारों शामिल होंगे। तो एच एच एच, एटलीस्ट में तो फर्क समझ में आता है ना। और एच एच टी, आगे बोलो। एच टी एच, आगे बोलो। टी एच एच, ठीक है। तो ये इसके आउटकम्स हो गए। अब आपको साहब क्या कहा जा रहा है? ई इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन का मतलब तो समझ में आता है, कॉमन एलिमेंट्स निकालना। तो यहां पे सेंटर पे लिख रहा हूं, बताना जरा ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ओनली एच 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 आएगा। ठीक है साहब। अब आप निकालो संभावना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस होगा, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाय वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, ऐसे ही करोगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? एक। टोटल आउटकम्स कितने? 8, डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं चेक करो यहाँ पे, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आज भी कितने हैं? 8। 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आया? 1/4। तो जनरल बातचीत करने से भी हम 1/4 ले आए थे, और ये फॉर्मूला बेस्ड है, ऑब्वियसली एग्जाम में फॉर्मूला लगा के आंसर लाना है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि क्वेश्चन इतना सरल थोड़ा होगा कि जनरल बातचीत से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हो गया क्या? फॉर्मूला याद हो गया तो ये मान के चलो मोर देन 50% एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझ गया। अब इर्द गिर्द की बातें और डिफिकल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं बस बच हमारे झोली में। ठीक है, बोलो क्या है ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय, अच्छा कुछ और पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला। ए ऑन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लो ऊपर, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लो नीचे, ए ऑन बी पूछा था। अब सुनो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो एक और बार, देखो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ का ये फॉर्मूला तो है ही सही, लेकिन सपोज करो इसको मैंने एक्सप्लोर किया, तो ये ऐसे एक्सप्लोर होके आया, ये ऐसे एक्सप्लोर होके आया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऊपर भी आया, और इसको इधर ही काट दूं, इसको इधर ही काट दूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अभी ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? एक। और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो डायरेक्टली 1/4 भी ला सकते हैं ना, बिना प्रोबेबिलिटी निकाले। ये वाला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालकर, ये वाला फॉर्मूला है विदाउट प्रोबेबिलिटी निकालकर, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करके। समझ गए? अब दोनों फॉर्मूले इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कई बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे और कई बार सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। तो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होगा या निकालना पॉसिबल होगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है। दोनों पॉसिबल हो तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि पहला फॉर्मूला तो यही है, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिवाइड करके ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलती है।
तो पहले आप तसल्ली से ऊपर वाली न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, फिर तसल्ली से नीचे वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और फिर ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी को नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, तब जाके आपको मिलेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बोलो, जो भी चीज समझाई समझ में आ गया क्या? क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कुछ और इवेंट का होना तय हो या गिवन हो कि प्रोवाइडेड दैट, ये तो होता ही है। यूं कह दें कि सैंपल स्पेस को श्रिंक कर देना, क्योंकि अगर वो इवेंट होता ही है तो ऑब्वियस बात है सैंपल स्पेस घट जाएगा और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जनरल प्रोबेबिलिटी से बड़ी या बराबर होती है, छोटी नहीं हो सकती। या यह भी हो सकता है कि कंडीशन लगाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कंडीशन लगाई लेकिन कोई, जैसे मैंने कहा आयुष के आने की संभावना बताओ, किसी ने कहा 20%। मैंने कहा एक 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 बात बताऊं, कल मुझे रात को 2 बजे नींद आई थी, अब बताओ इसके आने की संभावना, तो इस बात का उससे क्या रिलेशन है? तो जो मैंने कंडीशन दी उसका इफेक्ट कुछ आया ही नहीं, तो अब आप क्या कहोगे सर अभी भी 20%। तो जनरल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है कि इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, बट कम तो नहीं हो सकती ना? कम हो सकती है क्या? नहीं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस बात को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ये है इसकी जनरल प्रोबेबिलिटी, ये है इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बढ़ जाएगी या तो प्रोबेबिलिटी कंडीशन देने से, या बराबर रहेगी, लेकिन छोटी तो कभी भी नहीं हो सकती। समझ गए क्या? ओके। अब कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं और फिर खत्म करते हैं एक्सरसाइज, मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं 5 से 7 मिनट में, आ जाओ। सबसे पहले सैंपल स्पेस इवेंट स्पेस क्या होता है जल्दी से देखो, सब जानते हैं। द सेट ऑफ ऑल द, ये सब आपको नोट्स में लिखना है जो अभी मैं बता रहा हूं, यहां से जो शूट हो गया वर्ड वाली फाइल में। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वर्ड के मायने पता है सबको? कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में करते हैं तो रैंडमली करते हैं। रैंडम का मतलब कभी भी, ओके, कोई सा भी कैसे भी कोई भी कहीं भी कहाँ भी, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में भी। देखो, रैंडम का मीनिंग होता है विदाउट प्लानिंग। क्या मतलब होता है? विदाउट प्लानिंग। जैसे मैंने एक बच्चे को कहा इस बॉक्स में से एक चिट निकालना, तो प्लानिंग नहीं कर सकता कि मैं नीचे से उठाऊंगा ऊपर से उठाऊंगा, उसने रैंडमली हाथ डाला और निकाल लिया जो उसके हाथ में आई। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे हमारे सारे रैंडमली होंगे, प्लानिंग के साथ नहीं होंगे। अच्छा, हिंदी में इसका एक वर्ड है, हिंदी में भी वर्ड है मेरे पास इसका एक, अल्टप्पे। ठीक है, अल्टप्पे उठा लेना, यानी विदाउट प्लानिंग उठा लेना। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है सैंपल स्पेस। इवेंट स्पेस को हम कुछ अलग लेटर से, सैंपल स्पेस को एस लेटर से डिनोट कराएंगे, इवेंट स्पेस को हम वैसे ए बी सी डी ई एफ किसी भी लेटर से डिनोट करा सकते हैं, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज में इसको ई से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट नहीं करते हैं। ई एफ जी एच आई ये जनरल नोटेशन है इसको रिकॉर्ड करने के। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द फेवरेबल आउटकम्स टू ए गिवन इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स का सेट बना ले, वो होता है इवेंट स्पेस। ठीक है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये क्लास 10th की अप्रोच से हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें हमने क्लास 10th की क्लासिकल या थ्योरेटिकल अप्रोच यूज करी है, इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसके फेवरेबल आउटकम्स का सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स जितने भी हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितने संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहां से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाओ। अब ध्यान से पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ना। The probability of the occurrence of an event E, provided that event F has already occurred, is said to be the conditional probability of E on F. समझ आया? बोलो, पढ़ लो एक बार फिर से स्टेटमेंट। कि E के होने की, E के अकर होने की संभावना, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि ये हिंट है या ये कंडीशन है ना। इवेंट E, प्रोवाइडेड दैट इवेंट F has already occurred is said to be the conditional probability of E on F. ओके, और इसका फॉर्मूला क्या सीखा हमने? इसको ऐसे भी रीड करते हैं, इसको ऐसे भी रीड करते हैं, इवन एक नोटेशन और बताया मैंने, इसको ऐसे भी रीड करते हैं। ठीक है, ये वाला नोटेशन शायद बुक्स में नहीं है, बुक्स में ऐसा ही नोटेशन है, पर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब हम ये ना लिख के जनरली बार बार हम ये वाला लिख देते हैं, तो गलत तो वो भी नहीं है। ठीक है, 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत तो नहीं कर सकता है ना। तो ई ऑन ई ऑब्लिक एफ भी लगा देते हैं।
स्पेस की देखते हुए, कई बार स्पेस कम होता है तो ऐसा भी लगा देते हैं। इसका आंसर क्या है बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन को हम एंड से भी डिनोट कराते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, ई और एफ दोनों होने चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अब ये तो एक फॉर्मूला है इसका, इसमें नंबर से नंबर डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? नंबर से नंबर। अगर मैं दोनों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो फिर ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बोलो। और ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला मिल गया। इसमें प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो रही है, तो नंबर से नंबर डिवाइड करके एक फॉर्मूला, और प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिवाइड करके दूसरा फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिवाइड करने वाला है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसको भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से डिवाइड किया, इसको भी किया, तो ये चीज तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, और नीचे वाली हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, और ये मेन फॉर्मूला है। चलें आगे। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की दो तीन प्रॉपर्टीज हैं बस, टू एंड विथ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चल सकते हैं जो कि कल चलेंगे। ठीक है, तो पहली प्रोबेबिलिटी है, पहली प्रॉपर्टी है, और बड़ी सरल सी प्रॉपर्टीज हैं। आखिरी की एक दो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बाकी शुरू की तो बहुत सरल है। ई ऑन एफ की प्रोबेब एफ ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, कैसे? सोच के देखो। एफ ऑन एफ, ऊपर भी एफ नीचे भी एफ। मैंने कहा एक इवेंट की संभावना बताओ, और शर्त या हिंट दे रहा हूं कि वो इवेंट हो चुका है। तो जो इवेंट हो चुका है उसी की संभावना पूछ रहे हो। अब जो कंडीशन आप दे रहे हो उसी की संभावना पूछ रहे हो, तो 100% चांस है ना, वो तो होगा। बोलो। जैसे सपोज करो वापस आयुष पे आते हैं, मैंने कहा आयुष के आने के चांसेस बताओ। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आयुष आज जरूर आएगा, तो जो मैं पूछ रहा हूँ वही हिंट दे दिया, एक तरीके से बांडा फोड़ दिया, तो फिर 100% आप कहोगे हाँ हाँ, वन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि पापा ने बोला है कि है ना, पापा घर पे नहीं है, बोलते हैं ना, बांडा फोड़ देते हैं। पापा, अंकल ने पूछा पापा कहाँ है बेटा, पापा ने बोला है कि पापा घर पे नहीं है, कहते हैं ना कई बार। तो ये हो गई एफ ऑन एफ, बच्चे ने खुद ने हिंट दे दिया जो पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ गए। अच्छा, इसको फॉर्मूला से करें, तो फॉर्मूला से कर लो चलो। ऊपर क्या लिखते हैं? इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। नीचे क्या लिखते हैं? नीचे वाली चीज की प्रोबेबिलिटी। एफ और एफ का इंटरसेक्शन एफ ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कट के 1/1 आ गया आंसर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन एफ क्या होगी बोलो? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन ई क्या होगी बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन ए क्या होगी बोलो? 1। ऊपर नीचे सेम, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब एस ऑन एफ, एस का मतलब सैंपल स्पेस होता है, बोलने की जरूरत नहीं है ना, एस कोई इवेंट नहीं है, पूरा सैंपल स्पेस है। तो कोई शर्त आप दे रहे हो, लेकिन पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की संभावना पूछ रहे हो, तो वो भी 1 होगा। बोलो। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो कोई छोटा बेबी बॉय किसी हॉस्पिटल में है ना, अब प्रिडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि वेदर इट इज ए बेबी बॉय और इट इज ए बेबी गर्ल, तो सब अपनी अपनी संभावना कह रहे हैं। तो एक बंदा आगे कहता है मैं एक हिंट दूं, वो एक इंसान होगा। ठीक है, तो बताओ ये कोई हिंट काम का है क्या? ये कोई हिंट काम का है क्या? तो जो चीज आप नहीं, पूछा ये गया, सॉरी, पूछा ये गया कि क्या संभावना है कि वो एक इंसान पैदा होगा। अब आप ये है शर्त दे दो कि बेटा वो बेबी बॉय होगा तो भी इंसान बनेगा, और अगर आप ये शर्त दे दो कि बेबी गर्ल होगी तो भी इंसान बनेगा। तो पूरी चीज की संभावना पूछ ली, और जो शर्त दे रहा है वो उससे छोटी है, तो उसकी संभावना तो 1 होगी ना, हर हाल में 1 होगी। बोलो। हर हाल में 1 होगी। क्लियर है? चलो दूसरी चीज सुन लो। मान लो कि एक बॉक्स में 1 से लेके 100 तक कार्ड्स हैं, ये थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाया। 1 से लेके 100 तक मान लो कार्ड्स हैं, नंबरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको हिंट दिया कि जो कार्ड आपने उठाया है ना, उसका नंबर 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, मतलब 60 ज्यादा है, 61 62, कोई भी एक कार्ड आपने उठाया है। मैंने आपको हिंट दे दिया, शर्त रख दी कि 60 से ऊपर वाला नंबर आपका पक्का है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या संभावना है कि 1 से 100 के बीच का कोई कार्ड है? तो 1 से 100 के बीच का कार्ड होने की तो पूरी पूरी संभावना है ना, कार्ड ही 1 से लेके 100 के बीच में है। तो जो मैंने शर्त दी आपको, जो मैंने हिंट दिया, वो किसी काम का निकला क्या? कि 60 से ऊपर होने की गारंटी है। मैं जब पूरी चीज होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, तो आप जो कंडीशन दे रहे हो वो किसी काम की नहीं है। आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? क्या आएगा? 100%, यानी 1 आएगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ठीक है, नहीं आया समझ गया? आयुष कनेक्ट नहीं हुआ? देखो, एक बॉक्स में 1 से लेके 100 तक कार्ड्स हैं, देखो इधर देखो, अब स्क्रीन पे देखो, बॉक्स में कितने कार्ड्स हैं? तो मुझ अब आपसे सवाल है केवल, बॉक्स में कितने कार्ड्स हैं? 1 से लेके 100। आपने एक कार्ड पिक किया, क्या संभावना है कि वो कार्ड 1 से लेके 100 के बीच का होगा, मतलब 1 to 100 में होगा?
पूरी संभावना है। आपने क्या कहा? पूरी संभावना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पूछी थी मैंने आपसे, आपने क्या कहा? पूरी है। सैंपल स्पेस पूरा ही उठा के मैंने पूछा था। अब मैं आपको चलो एक हिंट देता हूं कि आपने जो कार्ड उठाया था ना, वो 2 का मल्टीपल है। अब बताओ 1 से लेके 100 के आने की क्या संभावना है? अभी भी पूरी है। तो जो मैंने हिंट दिया वो किसी काम का हुआ क्या? या मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो आपने कार्ड उठाया था ना वो 60 से बड़ा है या 50 से बड़ा है। अब बताओ 1 से लेके 100 आने की संभावना क्या है? पूरी है। तो सैंपल स्पेस की संभावना तो हर हाल में पूरी होती है, चाहे से आपने कोई हिंट दिया उससे रिलेटेड, या शर्त रखी या कंडीशन दी या ना दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑन एफ क्या होती है? हमेशा 1। इसको फॉर्मूला से देखें अगर हम, तो एस और एफ की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखूंगा, एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे रखूंगा। एस और एफ का इंटरसेक्शन एफ ही होगा। इंटरसेक्शन हमेशा छोटा होता है, यूनियन हमेशा बड़ा होता है ना। दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा उनका छोटा सेट निकल के आएगा, और दो सेट्स का यून छोटा या बराबर भी हो सकता है ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और यूनियन हमेशा बड़ा या बराबर होता है, छोटा नहीं हो सकता। समझ गए? तो एस और एफ में से कौन बड़ा है? एफ, एस तो बड़ा है और एफ छोटा है, तो इंटरसेक्शन छोटा सेट निकल के आएगा, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, कट के आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये तो क्या फॉर्मूला बेस्ड, और एक जनरल लैंग्वेज में भी हमने बात कर ली। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई है जिसके दो केसेस हैं, एफ ऑन एफ और एस ऑन एफ। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो। अब ये प्रॉपर्टी देखने में आपको थोड़ी सी भयानक लग रही होगी, लेकिन है नहीं इतनी भयानक। देखो ध्यान से। इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपने क्लास 11th में कुछ नोट्स पढ़े होंगे। ये पढ़ो। आपने क्लास 11th में सेट्स चैप्टर में कुछ नोट्स पढ़े हैं? बोलो। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और फिर आपने क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये भी सीखा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा आपने क्लास 11 में, और ये आखिरी चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 16 था ओल्ड बुक में, उसमें सीखा होगा। ठीक है। तो ये दोनों रूल्स अगर आप पढ़ चुके हो तो फिर इस वाली प्रॉपर्टी को हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन सारी चीज को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करने वाले हैं। किससे कनेक्ट करने वाले हैं? कंडीशनल। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ एक शर्त के साथ। देखो, केवल ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछें तो क्लास 11th का सवाल है। बोलो। केवल ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछूं मैं, इतना, इसको एफ को हटा दूं, केवल इतना पार्ट पूछूं, तो ये तो क्लास 11th का सवाल है। लेकिन अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रहा है ना टॉपिक, तो मैंने एक एफ इवेंट का होना तय बता दिया आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप क्या करो? ए ऑन एफ निकालो। आप क्या निकालो? बी ऑन एफ निकालो। आप क्या निकालो? ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ निकालो, और इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो। तो हुआ क्या? इसके नीचे डिवाइडेड बाय एफ लग रहा है, इसको अभी हटाओ, ये एफ एफ हटा दो एक बार। तो अब आप देखो, ये तो सेम वही फॉर्मूला बन गया जो 11th में था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। और अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ के साथ दे रखा है तो सबके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ लगा दो, ए ऑन एफ, बी ऑन एफ, ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ। ठीक है, प्रूफ देखो इसका। मुझे बताओ ए यूनियन बी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हो? ई ऑन एफ कैसे डिफाइन करते हो? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो कहना जरूरी नहीं है ना कि ई इंटरसेक्शन एफ को एफ इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हैं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। कई बार हम उल्टा भी लिखेंगे किसी क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स कॉम्यूटेटिव होता है, उल्टा फुल्टा एक समान। ठीक है, आगे चलो। अब आ जाओ यहाँ पे। ए यूनियन बी ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ए यूनियन बी और एफ का इंटरसेक्शन तो ऊपर, और जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। ये तो बाय फॉर्मूला ही लिखा है मैंने, बाय फॉर्मूला ही एक्सपेंड किया है। चलो जी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, तो आपने सीखा होगा क्लास 11th में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का एफ से इंटरसेक्शन कैसे कहलाता है? ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। ए का एफ से इंटरसेक्शन कराओ, फिर यूनियन कराओ, फिर बी का एफ से इंटरसेक्शन कराओ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये सेट थ्योरी है जो चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th में आती है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ए इंटरसेक्शन एफ और बी इंटरसेक्शन एफ का यूनियन करना है आपको, तो दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी अभी हमने सीखी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग करो, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग करो, और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस करो। तो ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अलग कर दी, प्लस बी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और अलग कर दी, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन करो। तो करके देखो, ए इंटरसेक्शन एफ और बी इंटरसेक्शन एफ का भी इंटरसेक्शन करो, तो अल्टीमेटली तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, ए और एफ के कॉमन एलिमेंट्स निकालो, बी और एफ के कॉमन एलिमेंट्स निकालो,
उन कॉमन में से भी कॉमन एलिमेंट्स निकालो। तो अल्टीमेटली आप ए बी और एफ तीनों के ही कॉमन एलिमेंट्स निकाल रहे हैं फाइनली। समझ गए? अब इनको कर दो अलग अलग अलग, तीन टर्म्स बना लो यहां से। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये अलग कर दो। ठीक है? अलग अलग करने के बाद फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा हमारा फाइनल। ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन एफ और एफ की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एफ कहलाती है? बोलो कहलाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ क्या कहलाती है? बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ कहलाती है। और यहां पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी को एक पार्ट मान लो और एफ को दूसरा पार्ट मान लो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ कहलाएगी। तो ये मेरा स्टार्टिंग जो स्टेटमेंट था वही आ गया जो मुझे प्रूफ करना था। ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ है, इसका आंसर है। तो कल को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ निकालना है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ये प्रूफ यूज नहीं करना। ठीक है? बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑन बी क्या कहलाएगा? कुछ भी क्रिएट होके आ सकता है। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस बार बी है, कंडीशनल इवेंट बी है। बोलो ई ऑन बी, आगे आगे ई इंटरसेक्शन एफ ऑन बी। कर सकते हो फॉर्मूला क्रिएट। अब मुझे बताओ अगर आखिरी वाली चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, कि इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता साहब, इसमें संभावना ही नहीं है, तो फिर आंसर केवल इन दोनों का सम होगा। तो यही स्पेशल केस है। स्पेशल केस यही है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों। व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट सेट्स? जिन जो जॉइंट नहीं है, सरल सी भाषा में बात करें, जो जॉइंट है वो जॉइंट सेट्स, जो डिसजॉइंट है मतलब ये न्यारा अलग अलग है ना। जैसे अपन सेट थ्योरी में करते थे, एक एक सेट इस सेट से जॉइंट है, तो इनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन है बीच में, है ना। अब मान लो कि इन दोनों को अलग अलग कर दें, ये अलग, तो कोई जॉइंट है क्या बीच में? तो इनको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है। फाई समझते हो ना, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जीरो आता है। ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, एक ही बात है। इस केस में ए यूनियन बी ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी केवल ये दो टर्म्स ही रह जाती है, तीसरी टर्म की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? जीरो रह जाती है। तो अगर आपको स्पेशल केस नहीं भी याद है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो कर देना। प्रोबेबिलिटी जीरो करोगे तो वैसे भी इन दोनों का सम हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर साफ साफ अपने को हिंट गिवन है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आप फॉर्मूले को पूरा ना एक्सपेंड करके इतना सा ही एक्सपेंड कर दे, आपका टाइम बचेगा। तो यही स्पेशल केस है। ओके। थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है ई डैश एफ ऑन ई डैश ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऑन एफ। मैंने शर्त तो दे दी, लेकिन मैंने किसी इवेंट के होने की संभावना नहीं पूछी, नहीं होने की संभावना पूछी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आज बारिश आ रही है, ये तो मैंने दे दिया हिंट। आज बारिश आने वाली है, ये तो दे दिया मैंने हिंट। अब आयुष के नहीं आने की संभावना बताओ। आने की मत बताओ, क्या बताओ? नहीं आने की संभावना बताओ। तो ये कैसे निकालेंगे? नहीं आना है यानी ई डैश हो गया, और जो मैंने हिंट दिया है वो एफ ले लिया हमने। समझ गए? क्लियर? आयुष के लिए इसलिए कहेंगे क्योंकि आयुष ही आता है आप में से टाइम पे। आप आना शुरू कर दो तो आपका ले लेंगे एग्जाम्पल। चलो, पर्सनली मत लेना, ले लो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। जो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी होती है 1 - ई ऑन एफ। सरल सा रूल है बेटा। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होता था? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता था। तो अगर मैं ऑन एफ पूछ रहा हूं तो इधर भी ऑन एफ लगा दो। सरल सा रूल है, इसका प्रूफ देख लो जल्दी से। अभी अभी आपने क्या सीखा था? एस ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, चाहे से एफ कुछ भी इवेंट मान लो। एस ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, चाहे से एफ कुछ भी इवेंट मान लो। और मुझे एक और चीज बताओ, अगर एक यूनिवर्सल सेट में ये इवेंट ई है, इधर देखो इधर, अगर ये इवेंट ई है तो जो बच गया बाहर, जैसे मान लो ये इवेंट ई है, इसके अंदर लिख देता हूं मैं, ये इवेंट क्या है? ई। तो जो बाहर बच गया वो ई डैश कहलाता है। तो मुझे बताओ ई और ई डैश में कुछ कॉमन आता है कभी? ई में और ई डैश में कुछ कॉमन आता है? तो मैं कहूं कि ई इंटरसेक्शन ई डैश बताओ तो आप फाई कहोगे। अच्छा, ई और ई डैश का यूनियन हमेशा आप सैंपल स्पेस पूरा बना देगा। ये सारी छोटी मोटी बातें कि दोनों को जोड़ दिया तो वापस सैंपल स्पेस बन गया। अब आओ इधर प्रूफ में। तो देखो एस को मैंने तोड़ दिया ई यूनियन ई डैश, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी हमने करके बताया ई यूनियन ई डैश क्या होता है? एस होता है। और यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने डिस्कस करी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग लो ऑन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग लो ऑन एफ। और ई डैश डिसजॉइंट सेट्स हैं,
तो माइनस करके वो जो अभी स्पेशल केस लिया था कि डिसजॉइंट सेट से तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने दो ही इवेंट्स को जोड़ा, माइनस करके वो तीसरा एलिमेंट लिया ही नहीं, इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से ई डैश ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसको उधर ले जाओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। यहाँ पे हमने रीजन भी दे दिया कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाइव होगा, इसलिए हमने जो तीसरा केस था यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश ऑन एफ, ये हमने लिया ही नहीं क्योंकि ये वैसे भी जीरो आने वाला है, तो हमने दोनों का ही सम कर दिया और इसकी प्रोबेबिलिटी इसको उसमें से माइनस करके मिल गई। डन। अब सवाल कैसे बनेगा कि बारिश आने के बाद भी आयुष की आने की संभावना 30% है, तो बारिश आने के बाद आयुष के नहीं आने की संभावना 70% होगी, वन में से उसको घटा दो। तो शर्त दोनों में सेम होनी चाहिए, होने वाले इवेंट में और नहीं होने वाले इवेंट। ओके, कोई डाउट? नो, दैट इज इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए, क्लास 11 से रिलेटेड है, आप नोट्स में एक बार रिपीट कर लेना ताकि आपको भी याद आ जाए। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद ही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहली एक्सरसाइज को वाइंड अप कर सकते हैं, पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को वाइंड अप कर सकते हैं। देख लो अगर कुछ बचा हो तो। ये थ्योरम सीख लिया हमने, डेफिनेशन हो ही गई, प्रॉपर्टीज कंडीशनल ये वाला सीख लिया, एस ऑन एफ वन होता है। सेकंड प्रोबेबिलिटी सीख ली, ए यूनियन बी। थर्ड प्रॉपर्टी ई डैश ऑन एफ वन माइनस ई ऑन एफ होता है। उसके बाद एग्जाम्पल शुरू हो चुके हैं, सो सीधा ही उसके बाद फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।